अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आज आप देख रहे हैं नुक्ता नज़र का 100वां प्रोग्राम। जी हाँ, हम मुसलसल 100 दिन से आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम का मैं आपको रन डाउन बता दूं कि आज के प्रोग्राम में हम जो सबसे पहली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की काबीना का पहला इजलास। 21वीं आईनी तरमीम की मंजूरी भी काबीना से हासिल कर ली गई और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही आखिरकार डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए। दीगर वज़ीरों से चौधरी साहब बड़े कैसे हैं और वज़ीर आज़म से कितने छोटे हैं, इस पर भी बात करनी है। और अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर तालिबान का हमला और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल, सवाल यह है कि क्या ये सब पाक अमरीका ताल्लुकात की अंदर आने वाली तल्खी का शाखसाना है। और फिर सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में 3 रुकनी बेंच की तश्कील। इन तमाम खबरों पर आप जानते हैं हम बात करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि 100वां प्रोग्राम है हमारे। 100 दिन से नहीं हम हाजिर हो रहे हैं जी, मुसलसल दिन ज्यादा है। ऐसा भी था हम 2 दिन आते थे, फिर 3 दिन हुए, फिर 4 दिन हुए और ये लोगों की पजीराई है, तो दिन उन्होंने पसंद किया है, दुआ है बस, अल्लाह का करम है। अच्छा सर, वज़ीर आज़म ने पहली बार काबीना का इजलास किया और इसमें दिलचस्प बात यह है कि आज फिर एनर्जी के मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आए और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम इसका खात्मा कर लेंगे, इस बहरान का। तो वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि 160 मील फी घंटा की रफ्तार से मैं काम करूंगा। अच्छा उनके पास दिन भी थोड़े हैं ना, तो हाँ, मैक्सिमम 6 महीने है ना जी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो कर दी तो इससे भी कम हो सकते हैं। तो वज़ीर आज़म को बहुत कम वक्त में बहुत सा काम करना है जी। अच्छा सर, 21वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी गई है, लेकिन ये तरमीम क्या है, कैसे है, क्यों है, इस बारे में कुछ नहीं बताया। ये भी पता चल जाएगा कि क्या है, ये तो क्योंकि खुफिया काम ज़्यादा अरसा तो रह नहीं सकता। अब मेरी तो किसी वज़ीर से बात नहीं हुई, ना वज़ीर आज़म से हुई, ना डिप्टी वज़ीर आज़म से हुई, मगर जो क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि एक तो जो दोहरी शहरियत का मामला है उसको तय करने की कोशिश की जाएगी कि जो गैर मुल्की यानी हमारे पाकिस्तानी हैं जो दूसरे मुल्कों की शहरियत भी रखते हैं, अब तो दस्तूर के मुताबिक वो पाकिस्तान की किसी असम्बली के रुकन नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये दस्तूर में तरमीम करके उनको ये अहल करार दे दिया जाएगा, वो असम्बलियों के अरकान हो सकते हैं। और कल अल्ताफ़ साहब ने भी इसकी तरफ कहा था, अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो भी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, बहुत से दूसरे लोग भी चाहते हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, वो भी इसके ख़िलाफ़ नहीं है। देखिए असल बात क्या है कि लेकिन कई लोग मुझे पैगाम कर रहे थे कि अगर किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान की जंग हो जाए तो वो जो शहरी है उस मुल्क का भी और इस मुल्क का भी, तो वो क्या करेगा? जिसने हल्फ उठाया हुआ है कि मैं हथियार भी उठा लूंगा उधर, ये तमाम चीज़ें, इधर भी पाकिस्तानी होगा। तो असल में बात यह है कि ये बहुत सी चीज़ें मफरूज़ों पे होती हैं। तो इमाम अबू हनीफा का मामला यह था कि वो मफरूज़ों पे फतवा नहीं देते थे, जब वाक़या हो जाता है तो फिर उसके ऊपर गौर किया जाता है। तो अगर खुद ऐसी तो उम्मीद नहीं है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो, अगर पैदा होगी तो फिर उनको चॉइस करना पड़ेगा कि उधर जाना है या इधर आना है, और हो सकता है पाकिस्तान को भी चॉइस करना पड़े कि इन्हें रखना है या नहीं रखना। देखिए जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, वो हमारा हिस्सा है, हमारे सफ़ीर हैं, हमारे पैगाम्बर हैं पूरी दुनिया में। उनको अपने आप से यकसर काट देना या उनको ये मैसेज देना कि आप हमसे मुख्तलिफ हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए बरतानिया में, कनाडा में ये सवाल नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में ये सवाल नहीं होता। आप अगर पाकिस्तान के शहरी हैं वहाँ मेंबर बन सकते हैं, उनकी पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान जहाँ के बुनियादी तौर पर वो शहरी हैं, पैदाइशी तौर पर उनसे ये सवाल करना या उनको उन पर शक करना या उनको ज़रा अपने से कमतर समझना हुब्बुल वतनी के एतबार से, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए तो इसमें मेरा ख्याल वसी तर ताईद इसको हासिल होगी। कुछ लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन बड़े कम होंगे जी। लेकिन दूसरी बात एक और भी मैं आपसे अर्ज़ करूं, एक तरमीम जो है ज़ेरे बहस वो चीफ जस्टिस और अदलिया के मामले में है। तो एक ख़बर तो ये आई थी कि जो हमारे यहाँ जुडिशरी है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए, जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजा जाता है। जी ठीक है। अब इंडिया में ये पार्लियामेंट काम करती है,
वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इख्तियार हासिल नहीं है, बल्कि ऐसी काउंसिल ही नहीं है। ठीक, जब जज के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो वो लोकसभा में होती है, राज्यसभा में होती है। हमारा भी जब दस्तूर बन रहा था 1973 का, तो ये तजवीज़ उसमें सामने आई थी कि जो भारत में हो रहा है वही हम भी अपने यहाँ इंतज़ाम कर दें। तो जज साहबान उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मिले थे और उन्होंने कहा था कि जो सिस्टम हमारे यहाँ चला आ रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो बेहतर है, उसको बरकरार रखा जाए और जुडिशरी को सियासी असर और रसूख और दबाव से पाक रखा जाए। भुट्टो साहब ने वो तजवीज़ मान ली थी और हमारे यहाँ जो इब्तदा से हर दस्तूर में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए जजों का एहतसाब होता रहा है और कई जज इस्तीफ़ा देने पर मजबूर भी हुए हैं, जस्टिस हमूदुर रहमान साहब के दौर में भी, बाद के अदवान में भी। लेकिन अब ये कमज़ोर हो गया है अदारा, क्योंकि यहाँ कार्रवाई नहीं होती और वही हाल हो गया है इसका जो बार काउंसिल। और फिर ये भी राय है कि सीजेपी का तो यहाँ पर एहतसाब होना मुमकिन ही नहीं है। नहीं, सीजेपी का तो अभी इस वक्त करना भी नहीं ना, यानी हर वक्त तो आपने हर एक का एहतसाब तो नहीं करना होता ना। अब लोग जिसको फूलों के हाथ डालने को फिर रहे हैं, आप उसका एहतसाब करने को फिर रहे हैं। नहीं, उस कुर्सी पे कोई भी बैठा हुआ शख्स। देखिए, तो सीजेपी तो जज है ना, वो भी तो जज है ना। ये तो एक फलसफे थे इत्तेदाद अहसन साहब के, उन्होंने चीफ जस्टिस को जस्टिस से बिल्कुल अलग करके बैठा दिया। हालांकि चीफ जस्टिस भी तो जस्टिस ही होता है ना, कप्तान जो होता है वो भी खिलाड़ी होता है ना। तो चीफ जस्टिस जज के तौर पर वैसा ही जज है जैसे दूसरे जज होते हैं। ये एक इंतजामी ओहदा है जो उसके पास होता है, वो खुदा ना खास्ता कोई देवता नहीं है, खुदा नहीं है। तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बजाय ये तजवीज़ आ रही है पीपल्स पार्टी के हलकों में कि ये सेनेट को इख्तियार दे दिया जाए या कौमी असम्बली को दे दिया जाए या दोनों को दे दिया जाए कि वो इम्पीच करे, 2/3 अक्सरियत किसी जज के खिलाफ हो जाए तो उसे सुबुकदोश किया जा सके। लेकिन शायद साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम इस तरह की कार्रवाई इनिशिएट भी करना कोई इंतकामी सी कार्रवाई नहीं लगती? हाँ, लगेगी तो बिल्कुल। लेकिन एक और तजवीज़ भी आई है और वो भी पीपल्स पार्टी के हल्कों से आई। बड़े मोतबर अखबार नवीस हैं जो पीपल्स पार्टी के करीब समझे जाते हैं, जिन्होंने ये रिपोर्टें दी हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग हो जाए, अपेलेंट कोर्ट जो अपील सुने वो अलग हो जाए, और जो अपील सुनने वाली कोर्ट है वो हर सूबे में अलग अलग कायम कर दी जाए। ठीक है। अब ये सोच तो आदमी बहुत कुछ सकता है और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी जो हैं वो कोई भी मंसूबा बना सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इस कैबिनेट में उन्होंने ये बात की है कि नहीं की है, लेकिन वो कर सकते हैं। मगर मैं आपसे ये अर्ज करूं, ये हमारा जो अदालती ढांचा है उसको मुंतशिर नहीं किया जा सकता। क्या उसकी रीस्ट्रक्चरिंग को हम इंतशार करेंगे? वो जो ओरिजिनल दस्तूर का ढांचा है हमारा, जिसमें पार्लिमानी निज़ाम है, जिसमें अदालती निज़ाम है, उसको आप तितर बितर नहीं कर सकते और अदलिया इसको रेजिस्ट करेगी। इंडिया में भी अदलिया जो है उसी तरीके से मौजूद है, उसी स्ट्रक्चर के साथ जैसे पाकिस्तान में है। और इंडिया में अदलिया ने दस्तूर में तरामीम जो है उनको भी ख़त्म किया है और पाकिस्तान में भी अदलिया का मूड कुछ ऐसा बनता नजर आया, लेकिन फिर इसमें थोड़ी रुकावट पड़ी है। 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने जो इख्तलाफ था उसे रेफर कर दिया पार्लियामेंट को, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट ने उस पर गौर किया, उसे तस्लीम कर लिया। तो बात यह है कि अगर इस तरह सूरत हो कि पार्लियामेंट ये फैसला करे कि अदलिया का झटका कर देना है या अदलिया ये फैसला करे कि उसने पार्लियामेंट का झटका कर देना है, तो ये बात तो नहीं चलेगी। लेकिन पार्लियामेंट को सुप्रीम तो मानना पड़ेगा ना, हमें किसी ना किसी एक इदारे को। सुप्रीम है जी, सुप्रीम कोर्ट का तो नाम ही सुप्रीम है। तो बात यह है, ये इस बहस में ना पड़े। अंडा मुर्गी, मुर्गी अंडे से होती है, अंडा मुर्गी से होता है। यानी आपके ख्याल में अभी हमें इस सारे सिलसिले को खोलना ही नहीं चाहिए, इनिशिएट ही नहीं करना चाहिए। अगर कुछ तरमीम की जरूरत है वो की जा सकती है, लेकिन जो स्ट्रेंथन करे हमारे सिस्टम को, जो हमारे इस वक्त देखिए आप नजर सिर्फ पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी ही अपना वजूद नहीं रखते पाकिस्तान में। 2 बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून जिसकी सूबा पंजाब में हुकूमत है, और तहरीक इंसाफ, फिर जमात इस्लामी है, जमीयतुल उलमा इस्लाम है, और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही पुरजोर और पुरजोश सिविल सोसाइटी है
लेकिन वो कला है। व्हाट अबाउट पार्लियामेंट्री नंबर्स? पार्लियामेंट्री नंबर्स अभी तो ये भी तय करना बाकी होगा ना कि इनके पास 2/3 मेजोरिटी है कि नहीं है। लेकिन अगर हासिल हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नया खलफशार पैदा कर दें। तरमीम करें, लेकिन सिस्टम को बेहतर करने के लिए करें, बदतर करने के लिए या ज़िबा करने के लिए ना करें। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में एक बहुत ही दिलचस्प ओहदा क्रिएट हुआ है और गालिबन पहली बार हुआ है कि चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये अब प्राइम मिनिस्टर से कितने नीचे हैं, कहाँ पर आके डिप्टी होते हैं और बाकी मिनिस्टर से कितने सीनियर हैं शाम साहब, ये मेरा सवाल है। नहीं, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसमें बताया गया है कि डिप्टी वज़ीर आज़म के पास वज़ीर आज़म का कोई इख्तियार होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। बल्कि बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। तो मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को फ़ोन किया था। मैंने उनसे अर्ज़ किया, हजूर इस नोटिफिकेशन की क्या ज़रूरत थी? अगर इसकी वजह ये लिखवा दिया जाता कि भाई वज़ीर आज़म जो चाहेंगे ज़िम्मेदारी वक्तन फ़वक्तन उनको तफवीज़ करते रहेंगे, ठीक, तो मसला हल हो जाता। OSD किस्म के मिनिस्टर बना देते। हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं, वज़ीर महकमा होता जैसे बहरहाल। तो उन्होंने कहा नहीं, ये देखे वो सरकारी अफसरों का क्या काम है, और वाकई आपकी बात ठीक है, इस तरह के अल्फाज हो सकते थे। लेकिन बहरहाल डिप्टी वज़ीर आज़म तो वो बन गए हैं। ये हमारी इजाद है ना? नहीं, आपकी इजाद नहीं है। अच्छा। और ये पहले वज़ीर आज़म भी नहीं है डिप्टी। अच्छा, ना ये पहले है ना ये हमारी इजाद? हाँ। अच्छा, यानी पाकिस्तान में ये दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। ये पहले कौन थे? भुट्टो साहब। वो किसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे? नूरुल अमीन के। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, ये मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई के बाद नूरुल अमीन साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया था। ये शायद 6 या 7 दिसंबर 1971 की बात है। नूरुल अमीन साहब वज़ीर आज़म बने और उन्होंने मुकर्रर किया जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म। अच्छा। और मुझे तक यहाँ तक याद है अब्दुल क़य्यूम खान जो थे वो वज़ीर दाखिला मुकर्रर हुए। भुट्टो साहब इसी हैसियत में, यानी वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जनरल कौंसिल हमारी जो थी जनरल असम्बली उसमें पहुँचे, सिक्योरिटी काउंसिल में पहुँचे, सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर फरमाई। और जो भुट्टो साहब कहते हैं ना, उन्होंने पोलैंड की रेजोल्यूशन फाड़ दी, उसमें सीज फायर था ना बस जी। तो वो उस वक़्त वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और वज़ीर ख़ारजा भी थे और आम मिनिस्टर्स की निस्बत बाइख्तियार थे। नहीं नहीं, मैं बता, ये ऐलान इस बात का होता है कि ये शख्स जो है ये बाकी वजीरों से ऊपर है, सीनियर है। देखिए, एक जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कैबिनेट में मोहतरमा नुसरत भुट्टो को मिनिस्टर बनाया गया तो उनको सीनियर मिनिस्टर का लक़ब दिया गया। लक़ब ही कह लें जी। सीनियर मिनिस्टर का ओहदा भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मतलब यह कि बाकी वजीरों के मुकाबले में उनकी अपनी एक हैसियत है। ठीक है। और इसी तरीके से ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उसका मतलब यह है कि वो सीनियर मिनिस्टर यानी उससे कुछ बड़ा है, ये यानी एक उसका तहक्कुम कायम होता है नाम से। ठीक अब है। मैं आपको ये अर्ज करूं कि भुट्टो साहब ने जो रेजोल्यूशन फाड़ा वहां तो जंगबंदी हो गई। आप इस नुक्ते पर कभी गौर करें, कभी बात करेंगे कि जो सकूते ढाका हुआ उसमें जंगबंदी होनी चाहिए थी, ये सरेंडर कहां से आ गया? ठीक बात है। ये जो सरेंडर हुआ कि पाकिस्तानी फौज वहां जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरनगू हो और नियाजी साहब उसको अपना पिस्तौल पेश करें जी, तो आप मुझे बताया, बाद में कहे कि वो पिस्तौल तो मेरा था नहीं, वो नकली था, कहीं से लेकर दे दिया था। बड़े खुश हो इस बात पर। ये कैसे हुआ? इसकी जरूरत की कोई नहीं थी। अच्छा। और ये कहीं किसी की सोच में नहीं था कि सरेंडर भी होगा। सीज फायर हो सकता था, फौजों का विड्रॉयल होता, लेकिन उसकी तो करारदाद फट गई थी, वो हमारे डिप्टी वजीर आज़म ने फाड़ दी। ये एक ऐसी बात है जिस पे किसी दिन एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। इसमें एक पूरी तारीख बंद है हमारी। ये जिल्लत हमें किसने दी और किसने हमारे माथे पर कालक मली, ये वो सवाल है जिसका जवाब आप भी तारीख से मालूम करें और मैं भी मालूम करके अच्छा दूं। शामी साहब, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने करारदाद फाड़ी क्रिटिकल टाइम पे, दूसरा वजीर जो नायब वजीर आज़म है ये क्या करेगा? देखिए, वो आपको बाद में बताता हूं। इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में ओहदा नहीं है ये।
लेकिन इंडिया में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हजरात डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पहली काबीना में नेहरू के साथ वल्लभ भाई पटेल जो थे, जो वजीर दाखिला थे, बहुत मजबूत शख्स थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। और आखिरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है अभी हमारे जो KL अडवाणी थे, अच्छा, वाजपेयी के साथ जी। और उसमें फिर वहां तो देवीलाल और आपका चरण सिंह और आपके जगजीवन राम, मुरारजी देसाई तो इंदिरा गांधी के साथ में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उनका इख्तियार कोई वाज़ेह नहीं होता था, सिर्फ उनका एक रोब होता है। और अच्छा, इख्तियार तो वही है जो जिनका महकमा उनके पास है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ और चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ जो डील हुई थी जरदारी साहब की, उसमें यह तय था कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। उस वक्त तो यह भी बताया गया था कि उनका सेक्रेटेरिएट अलग होगा। अच्छा, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब भी कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए थे। उन्होंने ये बहस शुरू कर दी कि तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी। अब बन गया ना, इस तरह भी हो सकता है नोटिफिकेशन। उन्होंने उसके रुकावट डाल दी, जैसे मखदूम शहाबुद्दीन को रुकावट डाली, इनके भी रुकावट डाल दी। अब ये तो मरता क्या ना करता, क्योंकि निकाह तो हो गया था अब मुस्लिम लीग काफ का, रुखसती भी हो गई थी। तो अब तो क्या करें, ना वापस जा सकते थे, ना मेके के ना ससुराल के। तो दरमियान अब उनको ये ठंडे पेटों पर तो नहीं, मतलब गरम गरम पेटों बर्दाश्त करना पड़ा। अब जो मौका आया है तो उन्होंने कहा बनाइए जनाब, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप निकालिए। तो अब बन गए वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बन के करेंगे क्या, ये समझ, जब आप कह रहे इख्तियारात भी इख्तियारात तो वहीं के वहीं हैं। देखिए, इख्तियारात तो उनके वो होंगे जो उनकी वजारतों के हैं। और उन्होंने, आपको याद है कि मुस्लिम लीग काफ की वजारतें बढ़ गई हैं, अगरचे को एक दो बगावतें भी हो गई हैं, क्योंकि वो फैसल साले हयात ने कहा मैं वजीर नहीं बनूंगा, क्यों हराज साहब वोट दे दिया लेकिन वजीर नहीं बनूंगा। हाँ। वो क्या कह रहे, शोरबा हलाल हो गया, क्या बोटियां हलाल हो गई, पर उनका बोटी तो मैंने खा ली है, शोरबा नहीं पीना मैंने। और वो पीरजादा रियाज पीरजादा, उन्होंने भी कहा कि मैंने ये शोरबा जो है वो नहीं पीना, बोटी वो भी हाथ खड़ा कर दिया था उन्होंने, वो भी वजीर नहीं बने। तो इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग काफ है, मगर वजारतें मजमूई तौर पर उसकी बढ़ गई हैं। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदेद। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से बहुत दिलचस्प गुफ्तगू जारी थी, और फिर हमारा ख्याल ये था कि ये भी डिस्कस करें कि चौधरी साहब बमुकाबला शहबाज शरीफ साहब कैसे चीफ मिनिस्टर साबित हुए। लेकिन इस गुफ्तगू को हम कल के लिए रखते हैं, कल अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन शाम साहब, इस वक्त जो मेरे सामने जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से दीर पर हमला हुआ है, और ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी कई हमले ऐसे हो चुके हैं। अफगानिस्तान की तरफ से हमला तो नहीं हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर से हमला आवर आए थे। जी, एग्जैक्टली। अफगान फोर्सेस ने फोर्सेस नहीं थी जी, वो ऐसे अनासर हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि हम सवात के तालिबान हैं, गोया मौलवी फजलुल्लाह के फॉलोअर्स हैं, और हम अपना बदला लेने के लिए आए हैं। और आए बरास्ता अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान में वो छुपे हुए हैं और वहाँ से उन्होंने हमला किया है, और हमारे कई फौजियों को शहीद किया है, सिविलियंस को किया है, गिरफ्तार करके ले गए हैं, पर उनके सर काटे हैं। और एक वहशत और जुनून और जो उनके ऊपर तारी है कि इंसानियत जिससे शर्मिंदा होती है, वो उन्होंने किया है। जी देखिए, असल में आज तक तो हम ये कहते थे कि अफगानिस्तान जो है उस पर यहाँ से हमलावर हो रहे हैं लोग, अफगानिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट होता था, अमेरिका शोर मचाता था, और हम कहते थे कि नहीं, ये लोग यहाँ अंदर से आ रहे हैं अफगानिस्तान के। अब ये मामला उलट हुआ है। ये भी सुनने में आया है कि एक ऐसा इलाका भी है दरमियान में जहाँ ना अफगानिस्तान वालों की रसाई होती है ना पाकिस्तान की रसाई, वहाँ ये लोग छुपे हुए हैं। बहरहाल कुछ भी है, ये एक मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, और इन लोगों को हमें यानी तहत करना पड़ेगा, इनका हिसाब करना पड़ेगा। जो पाकिस्तान पर हमला आवर होगा, पाकिस्तान को उसका जवाब देना होगा। लेकिन शम्स साहब, उस तरफ तो अमेरिका भी मौजूद है, अफगानिस्तान का सारा जिम्मा जो है वो हम पे डाल देते हैं, और वहाँ उनसे मामला कंट्रोल नहीं हो रहे। अब तो ये साबित हो गया ना। यानी देखिए ना, अब हम क्या कहें,
वो कहते हैं आपसे यहाँ नहीं कंट्रोल हो रहा, हम कह रहे हैं आपसे वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसका हल ये है कि जो अमेरिका के साथ हमारी कुट्टी हो चुकी, अभी तो वो आ रहे हैं ना उनके जनरल एनल जो हैं, तो वो कियानी साहब से मुलाकात भी थी उनकी, और वो बैठेंगे। पाकिस्तान को, अमेरिका को, अफगानिस्तान को मिलकर इस सूरत हाल का कोई हल तलाश करना होगा, एक बात जी। और तालिबान जो है वहाँ के, उनको उनका जो स्टेट स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर स्पेस देनी होगी। यानी सियासी मसला जो है ये सियासत के जरिए से भी हल होगा और ताकत के जरिए से भी हल होगा। पाकिस्तान को दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ बंदूक से ये मामले को ठीक नहीं कर सकेंगे और बंदूक को रख के भी ठीक नहीं कर सकेंगे। अच्छा शम्स साहब, एक बात ये भी कही जाती है कि जब से हमारे मामलात ख़राब हुए अमेरिका के साथ, तो अमेरिका उधर से भी कुछ लोगों को हल्लाशेरी देता है कि चलो चढ़ दौड़ो ऐसा हो सकता है वो ओबामा ने आपको बताया एक इम्कान की खास रिपोर्ट आपके हिस्से में लग गई है, लेकिन हर चीज़ हो सकती है। तो देखिए अमेरिका जो है, हम उससे खैर की तवक्को क्या रखें जब हमारी उसकी कशीदगी है और अमेरिका का हमारे ऊपर प्रेशर है, तो वो हर काम कर सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि हमें अपने दुश्मनों में अदापा नहीं करना, हमें मुश्तइल होकर अपने ही, वो कहते हैं पंजाबी मुहावरे में, अपनी चारपाई के नीचे आग नहीं लगानी। हमें मामलात को काबू करना है, आग को ठंडा करना है, आग को भड़काना नहीं है। शम्स साहब, एक दूसरा एक अहम चीज़ है, वो है सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इस वक्त 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, और वो है कि तौहीन अदालत का इल्ज़ाम अब सदर मुमलकत के ऊपर भी है। नहीं, वो सदर मुमलकत, एक लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि सदर मुमलकत सियासी ओहदा नहीं रख सकते। उनका जो, उनकी जो शख्सियत है, उनका जो रोल है, वो फेडरेशन की अलामत है, वो पार्टी पॉलिटिक्स में मुलव्वस ना हो। दस्तूर की रूह जो है वो ये तकाजा करती है। ये फैसला आ गया था, लेकिन जाहिर है कि फिर ऐवान सदर के तो अपने मामलात हैं। अब वो तौहीन अदालत में चले गए हैं। जो वकील हजरात हैं, जाहिर है उनको तो इस तरह के नुक्ते उठाने हैं, और फिर अदालतों ने उसकी समाअत भी करनी है। अब फुल बेंच भी बन गया है, तो मैं उस मामले में कुछ अर्ज तो नहीं कर सकता, क्योंकि तौहीन अदालत का मुझे नोटिस न मिल जाए ना। और आप तो पहले जनाब, आप वो प्रोग्राम करके बड़ी मुश्किल से, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए अब तक जी। वो जो सोशल मीडिया वाले हैं, वो कहते हैं आपने ये 2 एंकर्स जो थे मलक रियाज का इंटरव्यू कर रहे थे, इनको डिफेंड किया है। हालांकि मैंने उनको डिफेंड नहीं किया, मैंने ये कहा था कि ये इंतजामिया की पेशकश नहीं है ये इंटरव्यू, बाकी तो वो अपने अमाल के जिम्मेदार है खुद, और ये बात दुरुस्त है। हमारी इंतजामिया का उससे कोई ताल्लुक नहीं, इतनी सी बात थी। मगर ये हमारे सोशल मीडिया के भाई हैं, ये आंखें बंद करके और कानों में उंगलियां ठोंस के ये अपनी बात करते चले जाते हैं। तो भाई इनसे मैं गुजारिश करूंगा, मुझे आप मेरी जगह रहने दें, मुझे किसी दूसरे के साथ नत्ती न करें। अब सुनिए, अब आपका प्रोग्राम ये नजर आता है कि लाहौर हाई कोर्ट से मुझे भी नोटिस आ जाए। बात ये, लाहौर हाई कोर्ट अकरम शेख साहब है ना? नहीं, अकरम शेख साहब से मुझे ये तवक्को नहीं है कि मुझे अदालत से बचाएंगे। वो तो कोई अदालत के सपुर्द न कहा है मुझे। बात क्या है, मैं खुद भी नहीं, अदालत जो है उसका काम है कानून के मुताबिक फैसला करना, लेकिन सदर मुमलकत जो है वो अदालत को जवाबदेह नहीं है, वो है जवाबदेह हाउस को, यानी पार्लियामेंट को। वो उसको इम्पीच कर सकता है। पार्लियामेंट का जो 2 ईवान है, दोनों वो इम्पीच कर सकते हैं सदर को, वो उसके ओहदे से निकाल सकते हैं। जैसे जज जो हजरात जो हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। उसी तरीके से सदर मुमलकत का एक इस्तिस्ना है। तो मसाइल हमारे और भी बड़े हैं, और ये फाजिल जज जो हैं, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी उसके बेंच के अरकान हैं। हमारे चीफ जस्टिस जो हैं बड़े दूरअंदेश, दूरबीन, और बड़े इनको सारे मामलात पर नज़र होगी इनकी, मुझे उम्मीद है। और ये मामलात को समेटने का वक्त है। हमारी जमहूरियत जो है उसको धक्का दे के आगे बढ़ाने का वक्त है, धक्का दे के पीछे गिराने का वक्त नहीं है। लेकिन इस वक्त, पहले तो सूरत हाल ये थी कि ऐवान सदर ने केस लड़ा ही नहीं था। अब भी नहीं लड़ेगा मेरा ख्याल, अब भी ये खामोशी, अब हम और आप लड़ते रहेंगे। अब सदर साहब जो हैं तो अपनी दुनिया में मगन है। देखें, सदर साहब जो हैं, एक तो अब उनका भी नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई 4-4.5 साल हो गए ना जी, जब से बैठे हैं। मालूम आज गए कल गए, आज गए कल गए।
तो पता नहीं उनके पास भी कोई तावीज वगैरह लेकिन होगा। अब तो जाने के दिन वैसे ही दस्तूरी तौर पे करीब आ हाँ, रहा है। तो ओहदे की मैं आज पूरी कर ली ना। तो बात यह है कि हम ये जो जमहूरियत है ये सब्र की तलकीन भी तो करती है ना। हमारे दोस्त बेसब्र हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, वो खोखियाते हैं, वो कहते हैं इसका गला दबा दें, इसकी आंखें निकाल दें। ना ना ना, ये काम जमहूरियत में नहीं होते। हाँ, और खास सारे इदारों को ये सोचना चाहिए कि हाँ, हम जरा सब्र करें। सारे अदारे जो हैं और हम सब खुद, हमें इख्तलाफ है। मैं जरदारी साहब को वोट नहीं दूंगा क्योंकि मैं लड़ूंगा ही नहीं इलेक्शन वहां, मैंने नहीं होऊंगा, आप शायद हो जाए। तो जब हम उनको वोट नहीं देने वाले, लेकिन बात यह है जो वोट देने वाले हैं उनको बैठाने वाले हैं वो भी तो है ना। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात लेंगे। आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 04236368 हमारा नंबर है। इसके अलावा फेसबुक पर बहुत से सवालात लोग आपसे डिसएग्री भी कर रहे हैं, वो डिसएग्रीमेंट मैं आपको बड़ी अच्छी बताऊंगा, बात है, जमहूरियत है तो। लेकिन ब्रेक के बाद बताऊंगा आपको। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे सवालात का हिस्सा है और सबसे पहले हम फेसबुक की तरफ चलते हैं। शाम साहब, आसिम इलियास साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है कि क्या कोर्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी ख़त लिखने का हुक्म दे सकती है? स्विस कोर्ट, वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये लिखा है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्हें पहले ही पेशबंदी कर ली है। अच्छा, कोई चुपके से कहीं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खत ही ना लिख दे या रात को डराए कि भाई मैं तो खत लिख दूंगा। यानी तो खत लिखने का इख्तियार सलब कर लिया गया है। तो गोया ये एतमाद की कैफियत को भी जाहिर आप करता जो है। मर्जी किसका नाम दे दें। ठीक है। अच्छा शाम साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बारे में और भी एक सवाल है, और ये एक साहब हैं, वो ये पूछते हैं कि इनका नाम है जायद सुफियान साहब, ये कहते हैं कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है ये निगरान प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है फिर बाद में? नहीं, निगरान वजीर आजम तो वो बनेगा जिस पर अपोजिशन को और हुकूमत को इत्तफाक होगा। अगर इत्तफाक नहीं होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसका तकर्रुर करेगा। इसी वजह से तो लोग कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जज है कायम मुकाम, उस पर इत्तफाक नहीं हो रहा तो वो बाकी रहेगा, और बाकी अगर रहा तो फिर वो नॉमिनेट करेगा अगर वजीर आजम पर भी इत्तफाक नहीं होगा। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत बरकरार रहेगी। इंटरेस्टिंग। आसिम साहब हैं बरतानिया से। जी अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी शामी साहब। अस्सलाम जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको सेंचुरी मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश बहुत करता मेहरबानी हूँ। जनाब, शुक्रिया। आपने सेंचुरी के दौरान मुतवाजन तजज़िये से अपने व्यूअर को मुस्तफीद किया, बहुत मेहरबानी। और दूसरा आप तारीख पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जी। मेरा सवाल कुछ माजी करीब की तारीखी पहलू से है, और ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बारे में उस पर ज़रा वजाहत कर दें हाँ जी। कि 26 जनवरी 2000 को जब 4 जजेस ने मुशर्रफ के पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार किया तो इफ्तिखार चौधरी साहब किधर थे? वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने हलफ उठाया था उस वक्त, किधर नहीं थे, इधर ही थे। देखिए, वो गालिबन एक तंजिया सवाल छोड़ के वो चले गए। सवाल चला गया, वो उन्होंने हलफ उठा लिया था। ये तो देखिए, जिस वक्त अल्लाह ताला जिसको चाहे सीधे रास्ते पर डाल दे, और वो ऐसा सीधे रास्ते पर आए कि कौम को भी सीधे रास्ते पर डाल दिया। बहुत से लोग सीधे होकर मुल्तान में पड़े हैं। देखिए, हाँ, मुद्दों से उनको भी आरज़ू थी कि सीधा करे कोई। देखिए, बात यह है कि जो लोग तारीख का रुख बदलते हैं उन पर एतराज करना माजी के हवाले से, जबकि वो खुद कफारा अदा कर चुके हैं उसका, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हसन साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम हसन। जी सर, वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ये आ रहा है हमारे यहाँ, क्योंकि नेशनल एक्सचेकर पर एक और हैवी बर्डन होगा खामखा का। किसका? तो क्या हमारी ये कौमी खजाने प्राइम पे? मिनिस्टर किस चीज़ का जो का? ऑफिस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का। नहीं, उनकी तनख्वाह वही रहेगी, मराहत वही रहेगी। को अमला तो बहुत सरकारी अफसर फिर रहे हैं, कुछ अमले में इजाफा हो जाएगा, आप परेशान ना हो, इतना बोझ। वैसे भी चौधरी परवेज अलाई साहब जो हैं उनका वजन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, यानी अपने तोलने के एतबार से कहते हैं वो कोई जुस्सा उनका जो है वो ज्यादा नहीं है, आप परेशान ना हो। अजहर साहब है मेलसी से। जी अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम जी। मैंने क्वेश्चन करना था शामी साहब से। जी, शामी करिए। साहब बड़े जानदीदा सहाफी हैं, हुक्म करें जनाब।
कि जो फैसला दिया है अभी तौहीन अदालत के हवाले से, हाँ जी, तीन जजों ने, हाँ जी, क्या 211 मेंबर पार्लियामेंट को हाइक नहीं कर लिया? नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 बताइए। नंबर 2 ये है, क्या आइंदा के लिए, आइंदा भी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट बन चुका, आइंदा भी मतलब ये हुआ कि आप पूछ रहे हैं कि शाम साहब एक सवाल और मिला लें फेसबुक हाँ। से इसी में, ये है अन्ना सैयदा साहिबा, ये कहते हैं कि जी जस्टिस मरखंडे हैं इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, आजकल इंटरनेट पे चल, उनके भी एक मौकफ है, प्रेस काउंसिल के चेयरमैन हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं जी, उनके मौकफ के हवाले से भी आपसे सवाल कुछ इसी किस्म का है, जैसा उन्होंने भी एतराज किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट बहुत आगे चली गई है। देखिए, ये बात कह रहे हैं, ये प्रेसिडेंट तो बनेगा ना, अगर आइंदा का कोई वजीर आजम अदालत के फैसले को नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, ये तो बात दुरुस्त है। एक 5वां दरवाजा खुला है। नहीं, दूसरी बात आप ये देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, अदालत जो है वो जब यानी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून का जायजा ले सकती है, तो उसके जो अहकाम, ये दस्तूर ने पैदा किए ना, अदालत जिसने दस्तूर की ताबीर करनी है, जिसने इंसाफ करना है, आप किसी फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट को यह हक हासिल है फैसला करने का। जस्टिस मरखंडे ने जो कहा है वो भी अपनी जगह एक सोचने का मामला है। और आज तो 2 कॉलम निगारों ने, एक जनाब एक अखबार के बड़े सीनियर लिखने वाले, दूसरे अखबार के बड़े सीनियर लिखने वाले, असदुल्ला गालिब साहब, नजीर नाजी साहब, एक ही मजमून बांधा है जस्टिस मरखंडे के इर्द गिर्द, उसकी बलाएं ली हैं। और एक पहले तो फिक्री इब्तदाई को मिलते हैं, यानी पता नहीं कहाँ अलहाम हुआ है दोनों को इकट्ठे, तवारुद हुआ है, माशाल्लाह, ये को दोनों को मुबारक हो। लेकिन ये अपनी जगह है कि जस्टिस मरखंडे साहब जो हैं उनकी राय अपनी जगह है, वो हम सब पर हावी हो गई, यानी ये भी अजीब बात है। एक कहते हैं फर्द वाहिद की राय तो सब राय पर हावी हो गई। वैसे सुप्रीम कोर्ट को जरा एहतियात से काम लेना चाहिए, किसमें कोई मजायका नहीं है। इश्तियाक साहब है चश्मा से। जी, अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब। सर, बात यही, हमारे ये जितने भी एंकर्स है या हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं, ये नॉन इशू पे लगे होते हैं। मिसाल अब जस्टिस है या नायब वजीर आज़म है, ये कोई इशू नहीं, इशू ये मुल्क में बहरान है, बहुत जबरदस्त बहरान ये है। देखिए, बिजली का बहरान है, वजीर आजम को चाहिए कि बिजली पैदा करके दिखाएं, डिप्टी वजीर आजम को चाहिए बिजली पैदा करके दिखाएं। और मुझे तो देखिए, एक साहब डॉक्टर वक्कास साहब है, मेरे अस्पताल से उनका मैसेज आया है, उन्होंने कहा ये आपका जो पाकिस्तानी मीडिया है इसने मिस्र के इंतखाबात को कोई अहमियत नहीं दी, पूरी दुनिया उसको लाइव कवर कर रही, तो हमने तो उस पर बड़ी बहस की है। दूसरे भाई बंद जो है उनकी अपनी मर्जी है। दुनिया टीवी में रिपोर्टिंग हुई, हाँ, दुनिया टीवी में तो रिपोर्टिंग हुई है, बाकी कहीं और जगह नहीं हुई तो उनका मामला है। अयूब साहब है लाड़काना से। जी, अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। वालेकुम अस्सलाम। अभी साहब इजाजत हो तो मैं आज के प्रोग्राम से पहले 23 मार्च के आपके प्रोग्राम के मतलब मुख्तसर कर लें प्रोग्राम, बिल्कुल आखिर पे फरमाए हुक्म। अभी साहब मैंने कहा कि आपके 23 मार्च के प्रोग्राम के मतलब कुछ बोलना चाहूँ, इजाजत होगी? हाँ जी, हुक्म। 23 मार्च आपने, मेरा ख्याल है कि उनकी लाइन ड्रॉप हो गई और प्रोग्राम भी। शाम साहब, एक सवाल फेसबुक पे लोगों ने, बहुत से लोगों ने पूछा, इसलिए मैं नाम किसी एक करने, वो है सरबजीत सिंह की रिहाई के बारे में। असल में सरबजीत सिंह की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया सदर साहब ने। जी, कर दिया। वो वजीर वजारत कानून ने समरी पे दस्तखत कर दिए। समरी पे दस्तखत कर दिए जी। ये जब डॉक्टर खलील चिश्ती साहब की रिहाई हुई थी तो मुझे उसमें कुछ लग रहा था, क्योंकि वहां से अपीलें हो रही थी, इनका भी कोई फैसला कर दे पॉजिटिवली। तो अब ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, जज्बाती इशू है, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ, सवाए इसके कि अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हम इस तरह लोगों को छोड़ते चले जाएं, खलील चिश्ती और सरबजीत सिंह में के दरमियान कोई तकाबुल शाम तो थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? बहुत मुश्किल हो जाता है, और चाहे तो आसान भी हो जाएगा। अच्छा, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। वो हमारे शहरी थे, उनके शहरी थे। अब लोगों ने बेशुमार ये भी सवाल पूछा है, हुजूर आपने उसका जिक्र नहीं किया कि ये दोहरी शहरियत है, इसको समझ आया कि मैं अल्ताफ हुसैन साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई, मैं अल्ताफ हुसैन साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग नून भी यही बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है, और इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं। और धड़ाधड़ जो कमेंट्स हैं, हाँ, वो इस मजमूई स्टांस के खिलाफ आ रहे हैं। अगर ये जो खिलाफ आ सकते हैं तो क्या मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी का क्या करें?
हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हाँ, इस पे ये बड़ी इस बहस बात को होनी चाहिए, इस पे इस ठंडे दिल से गौर कर ले। मेरा कोई ऐसा बंदा नहीं है। फेसबुक पे लोगों ने आपसे बड़ा डिसएग्री किया है। बड़ी अच्छी बात है, मुझे डिसएग्री करे, मैं कोई पैगंबर तो नहीं है, खुदा ना खास्ता। वो डिसएग्री किया और उन्होंने कुछ दलाइल भी दिए, वो हम कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, कल फिर इसी वक्त किसी जगह से आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।